अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राना इब्रार। मेरे साथ मौजूद हैं राना हबीबुल्ला साहब, फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। जी डॉक्टर साहब, कुफर टूटा खुदा खुदा करके जी, इलेक्शन कमीशन ने जो आपके सामने डेट जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है इलेक्शन का, आम हाँ जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उसका शेड्यूल तैयार कर लिया है जी। उनकी जानिब से कहना ये है कि 27 से 30 जनवरी के दरमियान कोई भी ऐसी डेट हम रख देंगे जब आम इंतखाबात होंगे। और वाकई सही है कि कुफर टूटा आखिर खुदा खुदा करके, तो सस्पेक्ट यही किया जा रहा है, आमतौर पे यही समझा जा रहा है कि तकरीबन 28 जनवरी को मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। उन्होंने हर जो दर्जा बंदियाँ हैं, हल्का बंदियाँ, उनकी भी उन्होंने कहा है कि ज़रा जल्दी की जाएँ। वो तकरीबन 27 नवंबर तक या 30 नवंबर तक मेरे ख्याल में उन्होंने डेट दी है कि तब तक हल्का बंदियाँ जो मुकम्मल कर ली जाएँ। होपफुली। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरियम नवाज की पार्टी कारकुनों को इलेक्शन में भरपूर तैयारी की हिदायत। हाँ जी, बल्दियाती इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त नून लीग को हुई है KPK से। हाँ जी, रिसेंटली जी, एक भी सीट इनके हिस्से में नहीं आई। उसके बाद मरियम नवाज़ ने वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे जो उनकी पार्टी के ओहदेदारान हैं, उनके लोग हैं, उनको डांटा भी है कि ये आपकी गलत पॉलिसियों या आपके अच्छा PR ना होने की वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब मैं यूनियन कौंसिल लेवल तक खुद इस चीज़ को देखूंगी, खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करूंगी और उनको तैयारी का हुक्म दिया है। सर, निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ साहब का क्या बयान है? सर, बिजली के बिलों के मुतल्लिक ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, लोगों के पास बिल जमा करवाने के पैसे नहीं हैं, लोग पैसे नहीं जमा करवा रहे। उसके मुतल्लिक उनका कहना ये है कि अभी कोई भी एकदम से हम फैसला नहीं कर सकते, पहले सूबों को हम एतमाद में लेंगे, उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे। असल में कुछ दिन पहले उन्होंने फरमाया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे अपनी जो बात उन्होंने की थी उस पर अमल दरामद कराने में। तो अब उन्होंने कहा जल्दबाजी में कोई कुछ नहीं करना चाहते, कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते, तो सूबों को पहले एतमाद में लेंगे, उसके बाद देखेंगे दुकानें जल्दी बंद करवाने। जी डॉक्टर साहब, इंसदाद दहशतगर्दी ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जो जमानत थी वो खारिज कर दी। बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है उसने फवाद चौधरी साहब जो कि साबिक रहनुमा PTI थे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि करंट रहनुमा हैं PTI के, उनकी ज़मानतें खारिज की हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग हाउस को जलाया था 9 मई के मुकदमा 9 मई के मामलात जो वाक़या हुआ था उसमें। तो असल में ये था कि ये दोनों शाह महमूद कुरैशी साहब तो जेल में हैं, इस वजह से मुकदमे की पैरवी नहीं कर पा रहे थे, और फवाद चौधरी साहब बाहर हैं लेकिन फिर भी वो भी अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं। ठीक जी डॉक्टर साहब, वफाकी पुलिस का दायरा कार मुल्क भर में बढ़ाने का परगोर, इसमें क्या आप कहते हैं? सर, असल में वफाकी पुलिस को FIA की तर्ज का वो चाह रहे हैं कि इख्तियारात मिल जाएँ। अच्छा। ताकि मुल्क भर में किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे अगर वो कोई गिरफ्तारी अमल में लाना चाहे तो वो ला सकें, उनके पास राइट्स हों, कोई भी कार्रवाई वो कर सकें। ये इस चीज़ पे गौर किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। मुतवक्के है कि कुछ अरसे तक इस पे कोई ना कोई अमल दरामद हो जाएगा, जो कि बहरहाल मेरा ख्याल है सूबाई हुकूमतें इतने आसानी से इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। परवेज़ इलाही के हवाले से आपके पास क्या न्यू अपडेट्स हैं? राना साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सेहत के बारे में खैर हमें भी तशवीश है। बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, स्पेशली पंजाब में जी एक बड़ा नाम है और वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स उनके दौरे हुकूमत में हुई थी पंजाब में। वो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया था और साथ में और साथ में हदायत की थी कि कोई अथॉरिटी या इदारा इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। परवेज़ इलाही साहब कुछ टाइम वो अदालत के अंदर रहे, बाद में उन्हें पुलिस की ही निगरानी में घर भिजवाया गया, अदालत की तरफ से हुक्म था। इस दौरान जितना अरसा वो अदालत के अंदर थे, नैब और पुलिस के दरमियान के एहलकारान के दरमियान हाथापाई भी हुई।
यानी कि आपस में उनके क्लैशेस होगी। पुलिस वाले कह रहे थे नैब के एहलकारान को कि आप परवेज इलाही साहब को दोबारा से गिरफ्तार करें। नैब के एहलकारों का कहना था कि हम आपकी वजह से, पुलिस की वजह से गालियां नहीं सुन सकते। अब हुक्म के बावजूद कई घंटे तक परवेज इलाही अदालत के अंदर रहे और बाहर नहीं आए थे। ताहम जब अदालत ने यकीन दहानी करे कि आपको अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो 2 DIGs की मौजूदगी में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ यूँ कि जब वो अदालत से गए तो इन्हें SP की निगरानी और सख्त सिक्योरिटी में घर की जानब रवाना किया। काफिले में DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे, जबकि पुलिस की कुछ मोबाइलें परवेज इलाही की गाड़ी के आगे और पीछे मौजूद थी। ताहम कुछ गाड़ियां आई, FC कॉलेज के करीब पुलिस के काफिले को रोककर परवेज इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में बिठाकर नकाबपोश अपने साथ लेकर रवाना हो गए। जबकि बाद में फिर पता ये चला कि इस्लामाबाद पुलिस ने MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया है और फिर उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करना था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें अटक जेल में भेज दिया गया। जी, हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ रजिस्ट्रार मेडिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर हरीमा मरियम साहबा। आज इनके साथ हमारे मेडिकल के सेगमेंट में बात करेंगे डेंगू से मुतल्लिक। जी डॉक्टर साहबा, डेंगू के मुतल्लिक जो बताइएगा, आजकल वैसे मच्छरों का मौसम भी है, मौसम भी इस तरह का आ गया है, तो कौन सी हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए, ये किस तरह की बीमारी है, लोगों को किस तरह इसे डील करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया इस अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में मेन मसला है वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर अवेयरनेस हो तो वो अपना बचाव भी कर सकते हैं बीमारी, ताकि उन्हें हो ही ना, और उसके इलाज का भी उनको पता है कि किस तरफ जाना है, बेहतर क्या है उनके लिए। जी बिल्कुल। डेंगू जो है ये बेसिकली मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि हमारे जो पेरिफेरी में ज़्यादा लोग हैं वो गर्मियों के मौसम में बाहर आउटर एरियाज़ में सोते हैं, तो मच्छरों का उनका जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा इजीली हो सकता है। मच्छर काटते हैं, उसकी वजह से ये उनको होता है, फ़ौरन से ये नहीं होता ताकि उनको पता चले कि हम कल सोए थे या मच्छर ने काटा हमें हो गया। ये थोड़ी देर बाद 1-2 हफ्ते लेके जो इसका पीरियड है उसमें जाके ये होता है। तो लोगों को बेसिकली ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये हम सिंपल फीवर समझते हैं इसको, उसके लिए कोई मेडिकेशन खुद ही कर ली तो लेकिन जो ये पता तब चलता है जब वो एंड स्टेज पे आके उनको उनके साइन सिम्टम शो होते हैं। इसमें जो ज़्यादा होता है वो बॉडी एक्स, पेन्स जिसको कहते हैं, पट्ठों में दर्द बहुत सीवियर वाला होता है। उसके अलावा बोन्स में जो पेन है, इसमें जो हड्डियों में दर्द होती है, जोड़ों में और हड्डियों में, वो बहुत सीवियर वाली होती है। तो मेडिकल टर्म में हम इसको बोन ब्रेक फीवर कहते हैं कि जो हड्डियां जैसे टूट रही होती हैं, इस तरह की पेन होती है इसमें। जी। और इसके अलावा इसमें पेरी ऑर्बिटल पेन होती है जो हमारी आंखों के इर्द गिर्द है, सीवियर पेन होती है। ये इसका बहुत बड़ा साइन है डेंगू फीवर का। और इसमें जो फीवर है वो भी काफ़ी हाई ग्रेड आता है। नॉर्मली जो अदर बीमारियां में फीवर 100 तक आता है, जी। उससे कम ज़्यादा भी, लेकिन इसमें हमेशा हाई ग्रेड फीवर आएगा। शिवरिंग, चिल्स कभी जिसको कहते हैं वो भी साथ, ये मेन सारे इसके साइन सिम्टम है। लेकिन जिसको हम जब ये क्रिटिकल हो जाता है ना, जो पेशेंट फिर एंड स्टेज पे आते हैं, उसमें ये होता है कि इसमें ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। शुरू में पेशेंट के जिस्म पे रैश होते हैं, उसको ब्लीडिंग गम्स होते हैं जिसको मसूड़ों से खून आना कहते हैं। उसको छोटा पेशाब की जो नाली है यूरिन में, उसमें ब्लड आता है, हीमाचूरिया जिसको कहते हैं मेडिकल टर्म में। जो है उनमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होती है वो उनकी स्टॉप नहीं हो रही, काफ़ी डेज ओवर डेज हो गए हैं उन्हें, वो नहीं स्टॉप आ पा रही। और इसमें ये बेसिकली होता है कि इसमें जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे खून को जमाते हैं। तो इसमें जो मेन ये वायरस अटैक करता है, ये अटैक ही प्लेटलेट्स पे करता है, जिसकी वजह से वो शिद्दत में कमी हो जाती है उसकी बॉडी में। नॉर्मल जो होते हैं हमारे 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं, इसमें वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहाँ भी ब्लीडिंग होती है बॉडी में वो स्टॉप नहीं हो पाती, वो कंटिन्यू रहती है। और एट द एंड अगर कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग, पेशेंट को कहीं चोट लग गया है या वैसे उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फीमेल में ज़्यादा हो गई है, किसी भी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है,
तो इसमें जो सबसे खतरे वाली निशानी है वो ये होती है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो बेसिकली मैं ऑडियंस को भी यही बताना चाह रही थी कि डरे होते हैं लोग के खून, और खून उनको काफ़ी महंगा भी पड़ रहा होता है। जैसे कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको एक बैग काफ़ी महंगा दे रही होती हैं, वो भी पुअर पेशेंट है उनके लिए काफ़ी मसला मसाइल कर रहे होते हैं। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि हर मरीज़ को प्लेटलेट्स या मेगा प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं वो लगाने ज़रूरी नहीं होते, और सबको वो लगाते भी नहीं हैं। वो हम तब लगाते हैं जबकि रेशोज़ की बहुत ज़्यादा कम हो, एंड स्टेज पे कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लेटलेट्स लगाना ज़रूरी है, तब लगाते हैं। अदरवाइज़ शुरू में स्टार्ट में अगर पेशेंट हमारा टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो 90% जो है हम पेशेंट का इलाज जो है वो सिम्टोमेटिकली कर सकते हैं। उसको सिंपल पेन किलर्स दे के उसका फ्लूइड पूरा करके साथ में उसको कुछ अदर सिम्टोमेटिक मेजर्स जो है उसको ठीक करके हम पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर मरीज़ को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहा हो बेसिकली उसी को फॉलो कर लें। हमारे इन्फॉर्मेशन के सेगमेंट में फ़िलहाल इतना ही। डॉक्टर रीबा आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर रीबा होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं, मुख्तलिफ़ NGOs के साथ सोशल वर्क में हिस्सा लेती हैं और सोसाइटी को, अपने लोगों को सर्व कर रही हैं। इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।